जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जिसका कोर्स टाइटल है एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया टिल 1206 AD। 1206 से तक जो भी ऐतिहासिक काल है वह कोर्स टाइटल आपके सिलेबस में पढ़ना है। जिसका भी यह सिलेबस है उसके लिए यह क्वेश्चन पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है लिखित परीक्षा जहाँ पर भी हो रही हैं, क्योंकि प्रश्न आपको पता चल जाएंगे किन टॉपिक से आ रहे हैं, कौन से प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटी के हर सब्जेक्ट के 2 से 3 आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए जा रहे हैं और इन सभी को मिलाकर आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाई जाएगी जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। जो पुराने बच्चे हैं वह जानते हैं कि लगभग प्रश्न वहां से आपको देखने को मिल जाते हैं। आपके इस समय कमेंट्स क्या आ रहे हैं, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है या हमने पढ़ा ही है, तो एकदम एग्ज़ाम के आखिरी समय में कैसे तैयारी करें। तो आपके लिए ये रिवीजन क्लासेस लाई जा रही हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है। हमने इसके फ़ायदे बताए कि आपको टॉपिक्स पता चल जाएंगे, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। और सबसे खास बात यह है सॉल्यूशन की कि वो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उसका सॉल्यूशन यहाँ कराया जा रहा है। ध्यान से आप देखेंगे, उसकी तैयारी आपकी हो जाएगी। दूसरा, आपके एग्ज़ाम से पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाई जाएगी जो एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी और यह जो प्रश्न है सीधे सीधे आपके प्रश्न में पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो ये 2 काम करते रहिए। बाकी अगर आप नोट्स बनाए हैं तो उसका रिवीजन करिए, नहीं तो आप जो है बताया जाएगा जो हमारे नोट्स हैं वहाँ आपको कहाँ पर मिलेंगे। अभी लेक्चर के एंड में आप उसको प्राप्त कर लीजिए और अच्छा रिवीजन आप करते रहिए। तो चलिए देखते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इस हिस्ट्री के पेपर में क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, इसमें से वर्णाश्रम धर्म क्या होता है। अति लघु उत्तरी में हमारा पहला प्रश्न क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या होता है। दूसरा प्रश्न है अर्थशास्त्र क्या होता है। तीसरा हमें बिंबिसार के विषय में बताना है। चौथा है फ्यूडलिज्म अर्थात सामंतवाद को हमें बताना है। 5वां प्रश्न है मेगस्थनीज के विषय में हमें बताना है। अगला प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा करके प्रश्न दिया हुआ है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। यहाँ सॉल्यूशन कराया जा रहा है तो अथवा का कोई मतलब नहीं होता है। इसमें से दोनों प्रश्न आपको कराए जाएंगे, दोनों का सॉल्यूशन बताया जाएगा, अच्छे से दोनों आपके तैयार हो जाएंगे। बाकी अथवा का मतलब यह होता है 2 प्रश्न के बीच लगा हुआ है तो उनमें से जो कोई भी एक प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से आ रहा हो, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस हो, अच्छे से आप लिख ले जाएंगे, वह प्रश्न आप लिखा करिए। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा, डिस्क्राइब द राइज ऑफ मगध एम्पायर। मगध साम्राज्य के उत्थान की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न, गिव एन एस्टिमेट ऑफ अशोका। अशोक का मूल्यांकन कीजिए। चौथा प्रश्न है, गिव एन अकाउंट ऑफ द कैरियर एंड अचीवमेंट्स ऑफ द समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के जीवन और उसकी उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। अगला प्रश्न है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ महमूद गजनीज इन्वेंशन ऑन इंडिया। महमूद गजनी के भारत आक्रमण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। 5वां प्रश्न है, डिस्क्राइब द डिफरेंट रिचुअल्स ऑफ हिंदुइज्म। हिंदू धर्म के विभिन्न संस्कारों की विवेचना कीजिए। 6ठा प्रश्न है, डिस्कस द, या अथवा में इसके प्रश्न है, डिस्कस द कॉजेज, नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ द इन्वेंशन ऑफ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कारणों, स्वरूप और परिणामों का प्रभाव की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हो जाता है समाप्त। जो भी क्वेश्चंस हैं आपने देखे, अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। क्वेश्चन आपको देखने से पता चल गया होगा टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन में पहला हमारा जो प्रश्न था, वर्णाश्रम धर्म क्या है। वर्णाश्रम धर्म जो है प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत है जिसमें समाज को 4 वर्णों, 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। 4 वर्ण कौन कौन से थे एकदम अच्छे से आपको पता है। अगर ये नहीं पता समझ लीजिए इतिहास के, प्राचीन इतिहास ऋग्वैदिक काल में आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की हुई है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये तो आप जो है नॉर्मल अपने गांव में भी ये चारों सुने होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस समय 4 वर्ण यह प्रमुख होते थे। ब्राह्मण लोग क्या करते थे, वह शिक्षा, ज्ञान, यज्ञ और धार्मिक कार्य किया करते थे। क्षत्रिय का कार्य था शासन, रक्षा और युद्ध का कार्य। वैश्य का कार्य था कृषि, व्यापार और वाणिज्य का। और शूद्र का कार्य था सेवा और उत्पादन कार्य। ये कुल मिलाकर 4 वर्ण उस समय थे। वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत 4 आश्रम भी होते थे जिसमें से ब्रह्मचर्य, जहाँ पर शिक्षा प्राप्ति होती थी,
अर्थात बचपन में वह जो है बच्चे अपने माता पिता के पास रहते हैं और जब पढ़ाई के लायक हो जाते हैं तो वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल चले जाते थे और ब्रह्मचर्य का वहाँ पालन करते थे। दूसरा आश्रम था गृहस्थ, परिवार और सामाजिक जीवन जहाँ पर व्यतीत करते थे। वानप्रस्थ, संसार से धीरे धीरे वह विरक्ति अर्थात एक प्रकार से जो मोह माया थी उससे वह दूर जाने लगते थे। और चौथा है संन्यास, मोक्ष की प्राप्ति के लिए संन्यास ले लेते थे। इसके उद्देश्य क्या होते थे? समाज में कार्य विभाजन, व्यवस्था बनाए रखना और धर्मानुसार जीवन जीने इसका उद्देश्य था। आलोचना किस आधार पर हुआ? जन्म के आधार पर भेदभाव और सामाजिक असमानता को बढ़ावा मिला। अर्थात कोई जन्म से पंडित बन गया, कोई जन्म से शूद्र बन गया, तो इस प्रकार से इसकी आलोचनाएं भी की गई वर्णाश्रम धर्म की। दूसरा प्रश्न हमारा क्या था? अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र जो है वह समाज द्वारा सीमित संसाधनों के उपयोग से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का एक अध्ययन है। मुख्य घटक इसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र उपभोक्ता उत्पादक मूल्य निर्धारण जो है अर्थशास्त्र करता है। सामूहिक अर्थशास्त्र क्या करता है? राष्ट्रीय आय बताता है, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। इसके उद्देश्य क्या है? संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो, आर्थिक स्थिरता और विकास बनी रहे, मानव कल्याण को बढ़ाने का इसका उद्देश्य होता है। तीसरा प्रश्न है हमें बिंबिसार के विषय में बताना था। तो बिंबिसार जो है वह मगध साम्राज्य का एक शक्तिशाली राजा था जो कि हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का शासक था और यह 546 से 494 ईसा पूर्व तक लगभग कार्य यह करता है। मुख्य कार्य इसने क्या क्या किए? बिंबिसार ने राजधानी राजगृह को इसने मजबूत बनाया, विभिन्न जनपदों से विवाह नीति द्वारा संबंध मजबूत करना। इसको हम एक्सप्लेन करके अच्छे से आपको बता भी सकते हैं, लेकिन इसको पॉइंटर वाइज आपको इसमें दिया गया है, जिससे यह जो नोट्स आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जब आप रिवीजन करेंगे तो पॉइंट्स आप पढ़ेंगे, पूरी कहानी आपको याद आ जाएगी कि बिंबिसार ने जो है राजधानी राजगृह को मजबूत बनाया था, विभिन्न जनपदों से विवाह नीति द्वारा संबंध मजबूत करना, अर्थात जहाँ पर वह देखता था विवाह करके अपने राज्य को, क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, वह विवाह कर लेता था राजा की पुत्री से या राजकुमारी से, या जो है किसी वहाँ के लोग से विवाह करके अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया करता था। अंग, काशी, कौशल आदि राज्यों से मित्रता या शत्रुता कर लिया, अर्थात जो राज्य नहीं मानते थे कूटनीति से उनके लिए युद्ध किया करता था। बुद्ध के समकालीन एवं उनके संरक्षकों में यह शामिल है। महत्व क्या रहा? मगध साम्राज्य की शक्ति और विस्तार की नींव बिंबिसार ने एक प्रकार से डाली हुई थी। चौथा प्रश्न है सामंतवाद क्या है? सामंतवाद एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें जमीन प्रमुख संसाधन होती है और शासन सामंतों के हाथ में रहता है। मुख्य विशेषताएं क्या है सामंतवाद की? मुख्य विशेषताओं में भूमि का स्वामित्व जो है सामंतों के पास रहता है। किसानों द्वारा भूमि पर खेती और कर उपज का हिस्सा दिया जाता है। सैन्य व प्रशासनिक सेवाओं के बदले भूमि का अनुदान उस समय सामंतवाद में दिया जाया करता था। राजा और सामंतों के बीच परस्पर आश्रय का संबंध हुआ करता था। भारत में गुप्त काल के बाद और मध्यकाल में भूमि सामंतवाद स्पष्ट रूप से एक प्रकार से विकसित हुआ। पांचवा प्रश्न हमारा था मेगस्थनीज के विषय में हमें बताना था। मेगस्थनीज यूनानी इतिहासकार और राजदूत था जिसे सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा हुआ था। इसका मुख्य योगदान क्या रहा? इसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा जिसमें मौर्यकालीन समाज, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, नगर व्यवस्था आदि का विस्तृत वर्णन किया हुआ है। भारतीय समाज में के जो है 7 वर्गों का उल्लेख किया इसने। मेगस्थनीज ने मौर्य शासन को सुव्यवस्थित और अनुशासित इसने बताया। और इसका महत्व क्या रहा? मौर्यकालीन जो इतिहास है इसमें एक महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत के रूप में कार्य करता है। अब हम देखेंगे हमारा जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय हमने देख लिया। लघु उत्तरीय में हमारा पहला प्रश्न पूरे क्वेश्चन पेपर का दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन की विशेषता बताइए, नगर योजना की प्रमुख विशेषता बताइए। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी हमारी वह 2600 से 1900, कहीं कहीं पर 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, जो कि राइट टाइम लगभग हर जगह जो है 2750 से जो है 2500 से 1750 तक जो है उसका करेक्ट माना जाता है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक रहता है। विश्व की सबसे उन्नत नगर सभ्यताओं में से यह एक थी। इसकी नगर योजना सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक थी। मुख्य विशेषताएं इसकी क्या आ जाती हैं? सबसे पहली है ग्रिड पद्धति यहाँ पर थी। चौड़ी
सड़कों का जाल था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अर्थात ऐसे काटती थी। ये चार चौराहा बनता था जहाँ पर भी ये सड़कें बनती थी। चौड़ी मुख्य सड़कें और सकरी गलियाँ जो हैं आधुनिक टाउन प्लानिंग जैसा ढांचा उसमें देखने को मिलता था। आज भी उतना ज़्यादा विकसित हमारे गांव नहीं हो पाए हैं जितना उस समय उन नगर हुआ करते थे। वहाँ पर दुर्ग और निचला नगर हुआ करता था। ऊपरी जो भाग में दुर्ग होता था वहाँ पर प्रशासनिक व धार्मिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था और निचले भाग में सामान्य नागरिकों के घर हुआ करते थे। तीसरा है सुदृढ़ जल निकासी प्रणाली। पक्की ईंटों की कवर्ड नालियाँ इसमें होती थी। हर घर जुड़ा हुआ करते थे। नियमित ढलान और सफाई के लिए मैनहोल का निर्माण किया जाता था। चौथा है पक्की ईंटों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था, अर्थात जो मानकीकृत वहाँ की माप थी ईंटें की वो 1:2:4 था। घर, कुएं, स्नानागार सभी पक्की ईंटों के बने हुए होते थे। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में था। सभ्यता की सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य कला, धार्मिक या सामाजिक इसका उपयोग होता था, अर्थात जैसे कि आप छठ पूजा में देखते हैं लोग जो है चारों तरफ से जाते हैं और वहाँ पर पूजा करते हैं, या कोई भी धार्मिक का माता है तो वहाँ पर जाकर वह स्नान करते हैं। अगला है हमारा छठा, कूड़ेदान, अन्नागार, गोदाम नगर प्रशासन की उन्नत व्यवस्था का यह प्रमाण है। सातवां है समानता व अनुशासन। घरों का एक सा ढांचा हुआ करता था। अमीरी गरीबी का कम अंतर देखने को मिलता था जिससे लोग समानता से रहते थे। ये जो है वहाँ के नगर व्यवस्था से प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है दूसरा, ऋग्वैदिक काल में आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति बताइए। राजनीतिक स्थिति परिवार, गोत्र, ग्राम और जन प्रमुख इकाइयां इसमें हुआ करती थी। राजा जो है जन का प्रमुख होता था परंतु उसके पास सीमित अधिकार रहते थे। सभा और समिति दो प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं हुआ करती थी। युद्ध प्रिय समाज था लेकिन वो युद्ध किस लिए करते थे? गौरक्षा के लिए करते थे। भूमि प्रमुख कारण थे, अर्थात जो गाय थी और भूमि था वह प्रमुख कारण था। उसमें से सबसे प्रमुख गौरक्षा हुआ करता था। आगे हम देखेंगे सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो उस समय सामाजिक स्थिति पितृसत्तात्मक थी। ऋग्वैदिक काल आते आते पितृसत्तात्मक समाज हो जाता है। उसके पहले सिंधु सभ्यता में जो है मातृसत्तात्मक समाज हमें देखने को मिलता है। वर्ण व्यवस्था प्रारंभिक अवस्था में जो है कठोर नहीं थी। स्त्री की सम्मानजनक उस समय स्थिति थी। सभा समिति में वह भाग ले सकती थी। परिवार जो कुल होते थे उसी में विवाह जो है पवित्र संस्थाएं की जाती थी, अर्थात समान कुल के लोग ही आपस में शादी विवाह करते थे। सरल धार्मिक जीवन था, अर्थात वह इंद्र, अग्नि और सोम की पूजा किया करते थे। आर्थिक स्थिति उस समय की क्या थी? मुख्य व्यवसाय उस समय कृषि और पशुपालन था। गाय जो है धन का प्रमुख माप थी। ऐसे जैसे माना जाता है कि आज किसी व्यक्ति के पास कितनी कारें हैं या घर कैसा है या कितना धन है उससे मापा जाता है, लेकिन उस समय जिसके पास ज़्यादा गाय हुआ करती थी वह सबसे ज़्यादा अमीर हुआ करता था। तो गाय जो है धन का प्रमुख माप हुआ करते थे। धातुओं का ज्ञान उस समय ताम्र और स्वर्ण का हुआ करता था। वस्त्र उद्योग, रथ निर्माण, धातुकर्म ये सभी चीज़ें होती थी। व्यापार जो है सीमित था। विनिमय प्रचलित हुआ करता था। तीसरा प्रश्न है मगध साम्राज्य के उत्थान की विवेचना कीजिए। मगध अर्थात बिहार का उत्थान 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। उत्थान के कारण क्या क्या रहे? सबसे पहला भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति कैसे? गंगा घाटी में उपजाऊ भूमि, जल संसाधन, अर्थात जहाँ पर उपजाऊ भूमि मिलेगी, जल संसाधन रहेगा वहाँ पर भी लोग गाँव बसाएंगे या वहाँ पर रहना जो है पसंद करेंगे। उत्तम खनिज संसाधन, वहाँ पर लोहा उपलब्ध हो गया था उस समय तक आते आते। सुदृढ़ राजशक्ति, बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, नंद जैसे अच्छे शासक उस समय हुए थे। कूटनीति और युद्ध नीति। कूटनीति जैसे हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया हुआ था विवाह नीति, वह विवाह कर लेते थे क्षेत्र को विस्तार करने के लिए। और युद्ध कौशल जो कि युद्ध नीति हुआ करती थी, अर्थात जो प्यार से नहीं मानते थे उनसे युद्ध करके क्षेत्र को अपने विस्तारित करते थे। श्रेष्ठ प्रशासन, कर व्यवस्था और सैनिक शक्ति उस समय अच्छी थी। व्यापार व नगरों का विकास, राजगृह और पाटलिपुत्र जैसे नगर उपस्थित थे। परिणाम क्या हुआ? मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद और आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की यह नींव का कार्य करती है। चौथा प्रश्न है अशोक का मूल्यांकन कीजिए। तो अशोक जो है 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन में रहते हैं, जो कि मौर्य साम्राज्य का महानतम सम्राट माना जाता है। मुख्य उपलब्धियां क्या रही इसकी? कलिंग विजय के बाद धम्म नीति अपनाई, करुणा, अहिंसा और धर्म सहिष्णुता के रास्ते पर यह चलने लगा। इसने शिलालेख नीति को अपनाया जिसमें वह जन कल्याण, नैतिक जीवन, पशु कल्याण के निर्देश दिया करता था। प्रशासनिक सुधार किए उसने, धम्म महामात्र नियुक्त किया करता था जो कि प्रशासनिक सुधार के कार्य करते थे। सार्वजनिक निर्माण, सड़कें, कुएं, धर्म यात्राएं उसने शुरू की।
बौद्ध धर्म का प्रचार किया, विदेशी में जो है उसने मिशन भेजे, अपने पुत्र पुत्री को भेजा हुआ था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइए, अगर नहीं पता हो फिर भी आप हमसे पूछिए, फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन आपसे यह प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेश अर्थात जब श्रीलंका में किसको अशोक ने भेजा हुआ था। मूल्यांकन करें अशोक का, तो शांति, कल्याण और नैतिकता आधारित शासन का आदर्श यह प्रस्तुत किया। इसने प्रशासन का मानवीकरण किया, परंतु उसकी धम्म नीति के कारण सैन्य शक्ति जो है कमजोर होने का तर्क भी दिया जाता है। अर्थात जब वह कलिंग का युद्ध करता है, इतना ज़्यादा आक्रमण करने के बाद, लोगों को मरा हुआ देखने के बाद, दयनीय स्थिति देखने के बाद वह जो है युद्ध नीति को छोड़ देता है, धम्म नीति अपना लेता है, और जिस कारण वह जो है आगे चलकर युद्ध नहीं करता है और उसकी सैन्य शक्ति जो है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त जीवन और उपलब्धियां। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश का सबसे सक्षम शासक यह था। इलाहाबाद स्तंभ लेख इसका प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं। उपलब्धियां क्या क्या रहीं? सैन्य विजय इसने किए, उत्तर भारत का पूर्ण विजय कर लिया, दक्षिण भारत पर महासंघ अभियान चलाए, अनेक राज्यों को करदाता या आश्रित राज्य बनाया इसने। प्रशासन इसने अपनी सुदृढ़ और केंद्रीकृत शासन अपनाया। कला और संस्कृति, संगीत का संरक्षक यह था। मुद्रा पर जो है बीड़ा बजाते हुए चित्र इसने बनाया हुआ है, इसकी चित्र पाए जाते हैं। धर्म कैसा है? उदार धार्मिक नीति इसकी, ब्राह्मणवाद को इसने बढ़ावा दिया। परिणाम क्या है? गुप्त साम्राज्य की आधारशिला इसने मजबूत की और भारत में स्वर्ण युग का विकास किया हुआ था। अगला प्रश्न छठा, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के प्रभाव क्या पड़े? महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच 17 आक्रमण किए। मुख्य प्रभाव क्या रहे? राजनैतिक प्रभाव सबसे पहला, उत्तर भारत की राजनैतिक कमजोरी उजागर हुई, अर्थात वहां पर धीरे धीरे जो शासक है वह कमजोर होने लगे। इतनी बार आक्रमण करके उसने उस पर विजय पाकर वहां को लूट लिया। हिंदू शाही व अन्य राज्यों का पतन होने लगा। धार्मिक सांस्कृतिक प्रभाव क्या हुए? मंदिरों की लूट और विनाश देखने को मिला। सोमनाथ जैसे समृद्ध मंदिरों की क्षति हुई, अर्थात वहाँ पर इतना धन जो था मंदिर में उसको लूट कर लेके चला गया महमूद गजनवी। तीसरा जो है प्रभाव क्या पड़ा? आर्थिक प्रभाव, भारी धन संपत्ति का बाहर जाना भारत से। सांस्कृतिक वैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ा? अलबरूनी जो है भारत आया, तारीख हिंद इसने लिखी। भविष्य पर प्रभाव क्या पड़ा? तुर्क शासन की भूमिका तैयार हुई, भारत की रक्षा व्यवस्था जो है कमजोर हुई। उसने लगभग सभी शासकों को हरा दिया था और सभी कमज़ोर पड़ गए थे, और वह भूमिका का कार्य एक करती है तुर्क शासकों के लिए। अगला प्रश्न है हिंदू धर्म के विभिन्न संस्कार कौन कौन से हैं? हिंदू धर्म कुल 16 संस्कार बताए जाते हैं और जो जीवन के प्रत्येक चरण को पवित्र बनाते हैं। सबसे पहला गर्भाधान, संतान प्राप्ति की इच्छा जो है वह गर्भाधान है। पुंसवन, गर्भ की रक्षा। सीमंतोन्नयन, गर्भवती की सुरक्षा। जात कर्म, जन्म के उपरांत जो कर्म किया जाता है वह जात कर्म। नामकरण, नाम रखना। निष्क्रमण, घर से बाहर परिचय कराना। अन्नप्राशन, प्रथम अन्न सेवन कराना। 8वां है चूड़ा कर्म, अर्थात मुंडन की जो प्रक्रिया होती है। उपनयन, शिक्षा का आरंभ करना। और विद्यारंभ के शांत। समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि, कुल मिलाकर 16 जो है संस्कार पाए जाते हैं। 8वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी के आक्रमण का क्या कारण रहा? स्वरूप और प्रभाव के बारे में हमें बताना है। तो आक्रमण के क्या कारण है? सबसे पहला, भारत की राजनीतिक विखंडन अवस्था थी, अर्थात उस समय भारत की राजनीतिक जो व्यवस्था थी जो था वह बहुत ही कमज़ोर हो गया था और उसका फ़ायदा मोहम्मद गौरी ने उठाया। धन समृद्धि की खोज के लिए उसने आक्रमण किया। अपने इस्लाम धर्म की जो है विस्तार करने के लिए तुर्क शक्ति की महत्वाकांक्षा ने आक्रमण करने पर उसे विवश किया। गजनी और घूर के संघर्ष में जो है प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए उसने आक्रमण किया हुआ था। आक्रमण का स्वरूप क्या था? योजनाबद्ध, लगातार और सैन्य संगठन पर आधारित था। तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध निर्णायक साबित हुए। तुर्क घुड़सवार सेना का बेहतर उसने उपयोग किया हुआ था। प्रभाव क्या देखने को मिला? राजनैतिक परिवर्तन, अर्थात दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। राजपूत शक्ति का पतन देखने को मिला। तुर्क प्रशासन का विस्तार हुआ। नवीन सांस्कृतिक सामाजिक तत्वों का आगमन हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हुई थी। इस प्रकार से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन यहाँ कराया गया। जो यह कराया गया सोल्यूशन, इसका नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी ये डिस्कशन ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको
आपस में डिस्कस कर सकते हैं या कोई क्वेश्चन हो हमसे पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट अवश्य करके बताइए क्लास कैसी लगी, या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। बाकी जो सब्जेक्ट की क्लासेस करना चाहते हैं उनके लिए प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट की बनाई गई है, प्लेलिस्ट चेक करिए, चैप्टर वाइज क्लासेस देखिए। लगभग कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सेमेस्टर हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे में पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। इतने कम समय में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया और बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।